स्वागत है आप सभी का फिर से। अब तक हम फर्स्ट पार्ट जो है इस चैप्टर का कंप्लीट कर चुके हैं। उसमें हमने तीनों टैक्स सिस्टम पढ़ लिए थे। हमने पढ़ लिया था कि जमींदार जो है बंगाल के, उनकी सिचुएशन बुरी क्यों थी, वो क्यों पैसा जमा नहीं कर पाते थे अंग्रेजों को। क्लियर। आज हम पढ़ेंगे कि जो पैसा ना जमा करने की वजह से जमींदारों की ज़मीनें नीलाम हो रही थी, उसको बचाने के लिए जमींदारों ने क्या क्या उपाय निकाले, क्या क्या उन्होंने काम किए, मतलब क्या क्या हथकंडे अपनाए। सिंपल सी बात ये है, बड़े ही ट्रिकी काम ये जमींदार लोग करेंगे अपनी ज़मीनों को बचाने के लिए। तो देखो, हमें पता चल गया कि 1793 में कॉर्नवालिस ने जमींदारी सिस्टम जो लागू किया, उसकी वजह से जमींदारों की सिचुएशन सबसे ज़्यादा ख़राब हो गई। उनकी ज़मीनें बिकने लगी, उनके जो घर बार हैं वो तक बिक गए, सब कुछ नीलाम हो गया। जिसको बचाने के लिए अब कुछ ना कुछ उन्होंने काम किए होंगे, वही अब हम यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं। तो आइए अब देखते हैं कि जमींदारों ने क्या क्या काम किए। अब जब उनकी ज़मीनें बिक रही थी तो उस समय पे सबसे पहला उन्होंने काम किया अपनी ज़मीन को बचाने के लिए, वो किया फर्जी बिक्री। क्या किया? फर्जी बिक्री। फेक जो है फेक तरीके से उन्होंने अपनी ज़मीनें नीलाम करवाई। कैसे किया? जैसे कि जमींदार की नीलामी हो रही है, वहाँ पर अंग्रेज ऑफिसर्स बैठे हैं, उस जमींदार की ज़मीन की नीलामी लग रही है, बोलियाँ लग रही हैं कि जैसे आपने फिल्मों में देखा होगा 1000 करोड़, 1 करोड़, 2 करोड़, ऐसे कर करके जो है नीलाम बोलियाँ लगती रहती हैं। तो जो लास्ट में सबसे ज़्यादा पैसे लगाता है उसको ज़मीन दे दी जाती है। तो ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल उसी टाइम पे सब कुछ कागज़ वागज़ तैयार कर उसको दे दें, उसका नाम वाम लिख के थोड़े टाइम बाद प्रोसेस होता है, पूरा कागज़ उसके नाम चढ़ाए जाएंगे तो उसके पास ज़मीन जाती है। बिल्कुल ऐसा ही उनके साथ होता है जमींदारों के साथ। तो उनकी ज़मीनों की जब नीलामी होती थी तो क्या करते थे, बोलियाँ जो लगती थी उसमें वो खुद के ही आदमी बिठा देते थे, या तो उस जमींदार के रिश्तेदार या कोई दोस्त या कोई दूसरा जमींदार जो उसका साथी हो, वो वहाँ पर बैठते थे नीलामी में और सबसे ऊंची बोली लगाते थे। जैसे कि उन्होंने, किसी ने ज़मीन को खरीदा 1 करोड़ में, वो आकर बोलते थे 1 करोड़ 20 लाख, ऐसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं सिर्फ। तो वो ज़मीन किसको दी जाएगी? जिसकी सबसे ज़्यादा बोली है, और वो ज़मीन दे देते थे उसको। बाकी जितने भी नीलामी करने आए वो सारे जाते थे अपने घर। फिर सुबह पता चलता था कि ये आदमी तो भाग गया जिसने ज़मीन को खरीदा है। ठीक है, तो ये फर्जी बिक्री है। जमींदार के दोस्त, रिश्तेदार या कोई भी लोग जो हैं, एजेंट कह सकते हो आप इन्हें, तो जमींदारों के जो एजेंट हैं वो आते थे, ऐसे फर्जी बोलियां लगाते थे, नकली बोलियां, और ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर बोली लगाते थे। और क्या होता था, जब पैसा देने की बारी आती फिर वो भाग जाते थे, तो बोली टल गई, फिर अगली बार फिर बोली होगी, फिर ऐसे ही वो आते थे बेस बदल बदल कर, और क्या करते थे, फिर बोलियां लगाते थे, ऐसे ही फिर टल गई उसकी बारी। ऐसे ही कर 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 वो हमेशा परेशान रखते थे गवर्नमेंट को, और जो है वो जमींदार की ज़मीन को बिकने नहीं देते थे। झूठी बोलियां लगा लगा कर उसको खुद ही खरीद लेते थे, और फिर पता चलता था कि इसने गलत तरीके से खरीदी है, ये पैसे भरने वाला नहीं है। समझे? तो ये था पहला पॉइंट कि किस तरीके से जमींदारों ने अपनी ज़मीन को बचाया। फर्जी बिक्री कह सकते हो आप इसे, या आप इसे नकली सौदे कह सकते हो, या आप इसी पॉइंट को ऐसे बना सकते हो, एजेंटों की भूमिका। क्योंकि ये लोग जो हैं वो जमींदार के ही एजेंट होते थे, जो कि नकली तरीके से ज़मीन को खरीदते थे, और समय जब आता था पैसे देने का तो वहाँ से भाग जाते थे। समझे? तो पहला तरीका है बचाने का, फर्जी बिक्री। क्लियर। अब है दूसरा तरीका, वो था महिलाओं के नाम पर ज़मीन को कर देना। महिला मतलब फीमेल जो हैं, जो जमींदार है उसकी वाइफ होगी या उसकी कोई बहन होगी, दूर की रिश्तेदार होगी, उनके नाम पर अपनी कुछ ज़मीन को जमींदार कर देता था। अब अंग्रेज़ों ने एक रूल बना रखा था कि जो महिलाएं हैं, लेडीज़ जो हैं, उनसे हम ज़मीन नहीं छीनेंगे, उनकी ज़मीन नीलाम नहीं की जाएंगी। तो इस तरीके से जमींदार जो है अपनी ज़मीन को दूसरों के नाम रजिस्टर कर देते थे, और जो है महिला जो है मेनली उनके नाम पर रजिस्टर करते थे, ताकि अंग्रेज उनकी ज़मीन ना छीन पाए। और इस तरीके से भी अपनी बहुत सारी ज़मीन वो जमींदार लोग बचा लेते थे। समझे? पहला क्या था कि वो लोग फर्जी बिक्री, नकली सौदे, या उनके ही एजेंट घुसकर उसमें कुछ ना कुछ कार्रवाई गड़बड़ी करते ही रहते थे। दूसरा पॉइंट है, महिला जो है उनके नाम पर ज़मीन को ट्रांसफ़र कर देते थे, जिसकी वजह से उनकी वो ज़मीन बच जाती थी। अब तीसरा पॉइंट है, मान लो कुछ नहीं कर पाए, उनकी ज़मीन जो है वो नीलाम हो ही गई। अब जिसने वो ज़मीन खरीदी है वो आएगा उस ज़मीन पर कब्जा करने। अब गाँव में तो पूरी चलती है उस जमींदार की,
अब वो क्या करता था जमींदार, अपने गुंडे भेजकर, जैसे मूवीज में होता है, गुंडे भेजकर जिसने उस जमीन को खरीदा है उसको गांव में घुसने ही नहीं देता था, और गांव के लोग भी उसको पूरा सपोर्ट करते थे। क्यों? ठीक है। तो तीसरा पॉइंट आएगा लठियालों की मदद, यानी कि बाउंसर्स की मदद। जो पावरफुल लोग थे, गुंडे थे, हुलीगन होते हैं गुंडे, तो हुलीगन्स की मदद से जमींदार जो है अपनी जमीन को बचा लेता था। समझे तीनों पॉइंट? यही पॉइंट आपको एग्जाम में एज इट इज लिखने हैं। आपसे पूछेंगे कि जमींदार जो है अपनी जमीनों को कैसे बचाते थे या नीलामी जो है उसको कैसे रोकते थे, तो आप बताओगे इसमें फर्जी बिक्री कर कर, नकली सौदे कर कर, एजेंटों की भूमिका, महिलाओं के नाम जमीन को ट्रांसफर करके, और इसके साथ साथ कई बार जो है पावर यानी ताकत का इस्तेमाल कर कर अपने लठियालों को, अपने गुंडों को भेजकर भी जमींदार जिसने जमीन खरीदी है उसको कब्जा ही नहीं लेने देते थे उस एरिया पे, उसको मार पीट कर वहां से, गांव से बाहर भगा देते थे। समझे? तो ये थे जमींदारों के तरीके जिनकी वजह से वो जो है अपनी ज़मीनों को बचा लेते थे। समझ गए यहाँ तक? अब एक और आदमी आएंगे, वो ना तो किसान हैं पूरे, ना वो जमींदार हैं, इन दोनों के बीच में होते हैं वो। अब जो किसान हैं वो बिल्कुल गरीब लोग हैं, जिनके पास केवल मतलब वही रोटी कपड़ा बस इतना ही है, हल्की फुल्की झोपड़ियाँ हैं उनकी, ऐसा था भारत उस टाइम पे। तो किसानों के ऊपर जो बड़े किसान थे, जो गांव के जमींदार थे, जमींदार बड़े हम यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि इससे हमें कन्फ्यूज़न हो जाएगा कि जमींदार कौन है और जो बीच में बड़े किसान हैं वो कौन है। तो उन किसानों के लिए वर्ड आएगा जोतदार। क्या वर्ड आएगा? जोतदार। तो जोतदारों के ऊपर पूरा टॉपिक शुरू होता है यहाँ से कि जोतदार कौन थे और ये पावरफुल क्यों थे। अब समझो इस बात को। अब आप गाँव को इस तरीके से देखो कि सबसे नीचे किसान, उसके ऊपर बड़े किसान, उसके ऊपर जमींदार। जमींदार तो राजा नवाब वे लोग थे जिनको बहुत सारे गांव दिए गए थे। अब इनसे छोटे जो हैं पर हैं ये बहुत पावरफुल, इनको कहा गया जोतदार। तो सबसे ऊपर जमींदार, उस जमींदार के नीचे जोतदार, और उसके भी नीचे कौन है? किसान। और इन सबसे ऊपर कौन है? अंग्रेज, ईस्ट इंडिया कंपनी है। समझ गए? तो चारों देख लो एक बार, ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके बाद जमींदार, जमींदारों के नीचे आएंगे जोतदार, जोतदारों के नीचे आएंगे आम किसान, रैयत, कुछ भी कह लो इन्हें आप। ठीक। तो जो जोतदार हैं वो बहुत पावरफुल थे। क्यों थे पावरफुल? उनके पास गांव में बहुत बड़ी बड़ी जमीन होती थी और उस जमीन पर पूरा उनका कब्जा होता था, और जितने भी ये छोटे किसान थे ना, ये सारे उस जोतदार की बात को मानते थे। जो जोतदार कहता था वो किसान मानते थे, क्योंकि जोतदार खुद भी एक किसान है, पर वो बहुत बड़ा किसान है, पैसे वाला किसान है, समृद्ध किसान है। समझ गए? तो जोतदार पावरफुल किसान होते थे जो कि बहुत बार इन सभी किसानों को इकट्ठा कर कर जो जमींदार है उसको पैसा देने से भी मना करते थे। और जमींदार की भी पावर नहीं थी कि जोतदार को कुछ बोल दे, क्योंकि ये भी इनके पास पूरी पावर होती थी, अपनी सेना टाइप, इनके गुंडे वुंडे, पूरे गांव के जो पावरफुल लोग होते हैं वैसे ये लोग थे। तो जमींदार जो हैं वो जोतदारों से बहुत बार डरते थे, क्योंकि अब जमींदारों की पावर कम होती जा रही है अंग्रेजों की वजह से, और जोतदार जो हैं वो लगभग इनके लेवल के बराबर आते जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें गांव के लोग सपोर्ट करते हैं। तो क्वेश्चन यही है कि जोतदार ताकतवर कैसे बन गए? समझ गए? जोतदार आपको पता चल गया कि बड़े किसानों को जोतदार कहा गया है। तो जोतदार ताकतवर कैसे बन गए? सबसे पहला पॉइंट, इनके पास बड़ी बड़ी जमीनें थी जिसकी वजह से इनके पास पैसा आया, इसी वजह से ताकतवर बने। समझे पहला पॉइंट? इनके पास बड़ी बड़ी जमीनें होना, इन जमीनों को बोलते थे मिल्कियत। तो इनकी मिल्कियत इनकी ताकत की वजह थी। क्लियर? दूसरी बात, किसानों का सपोर्ट था इन्हें पूरा पूरा। तो किसानों का सपोर्ट होगा तो अपने आप ये पावरफुल हो जाएंगे। तीसरा पॉइंट अब आया कि जितने भी गांव के लोग हैं वो सारे इनकी बात मानते थे, ना कि जमींदार की। तो ये भी इनकी पावर की एक वजह है। तो इनकी बड़ी बड़ी जमीनें, किसानों का सपोर्ट, गांव के लोग इनकी सारी बातें मानते थे। चौथा पॉइंट आएगा कि जो स्थानीय व्यापार होता था, यानी गांव वगैरह का जो व्यापार था पूरा एरिया में, उस पर यही जोतदार लोग जो हैं वो कंट्रोल रखते थे, यानी इनका ही था वो सारा व्यापार। तो जितना भी पैसे का लेन देन वगैरह होगा आम लोगों से, गांव के लोगों से, वो कौन करते होंगे? जोतदार। तो ज़्यादा कनेक्शन किसके साथ होगा? किसानों का जोतदार के साथ। तो जितना भी व्यापार था स्थानीय व्यापार, उस पर जोतदारों का ही कब्जा था, जिसकी वजह से चाहे लोन देना हो,
चाहे पैसे उधार कुछ भी देना हो आम किसानों को, तो वो सारे भागे भागे जोतदार के पास ही आते थे। तो बहुत अच्छा बॉन्ड था, बहुत अच्छा कनेक्शन था जोतदारों में और किसानों में। तो यही सारे पॉइंट आप लिखोगे कि जोतदार ताकतवर क्यों था। इनके पास मिल्कियत थी, इनके पास किसानों का सपोर्ट था, गांव के सभी लोग इनकी बातें मानते थे, स्थानीय व्यापार पर इनका कब्जा होता था, जो भी साहूकार के काम है यानी कि वही पैसे का लेन देन वाले जो काम है वो सारे ये जोतदार लोग ही करते थे। किसानों को टैक्स की ज़रूरत हो, लोन की ज़रूरत हो, किसी समय पे हेल्प की ज़रूरत हो तो जोतदार उनकी हेल्प करते थे, क्योंकि ये किसान जो हैं जोतदारों की ज़मीन पर ही काम करते हैं। समझ गए। तो जोतदार जो है वो बहुत ताकतवर होने लगे और इतनी उनकी ताकत बढ़ गई कि जब जो जमींदार है उसकी ज़मीन भी बिकती थी ना, उस ज़मीन को भी वो खुद जाकर खरीद लेते थे, उसकी नीलामी में खुद अपने पैसे से उस ज़मीन को खरीद लेते थे। तो बहुत ही मतलब आपस में इनका बेकार रिलेशन था जमींदार का और जोतदार का, क्योंकि जमींदार क्या करता था, उसे बेचारे को आगे टैक्स भरना था अंग्रेजों को, तो वो किसानों पर बोझ डालता था सारा। अब किसानों के सपोर्ट में कौन खड़े होते थे, बड़े किसान यानी जोतदार। तो आपस में इनकी लड़ाई हमेशा चलती रहती थी, जोतदार की और जमींदार की। जोतदार जानबूझकर कहते थे किसानों को कि तुम पैसा मत दो टैक्स का, फिर इसकी जमीन नीलाम होगी ना तब मजा आएगा जमींदार की, समझे। तो जोतदार जो हैं वो जानबूझकर क्या करते थे, किसानों को भड़काते थे, अपने साथ कर लेते थे कि हमें अब की बार टैक्स नहीं भरना, फसल अच्छी नहीं हुई है, जो वो जमींदार जो करेगा हम अपने आप देख लेंगे। तो ऐसे कर 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 बहुत बुरी सिचुएशन कर दी जमींदारों की, जोतदारों ने भी। वो जानबूझकर टैक्स नहीं भरते थे बहुत बार, और जो भी नीलामियां वगैरह होती थी उनमें जा जाकर उसकी ज़मीन को खरीद लेते थे। तो इस तरीके से हमें पता चलता है कि जोतदार जो हैं वो एक बहुत ताकतवर हस्ती बनकर उभरे हैं गाँवों के अंदर। समझ गए। तो क्वेश्चन आएगा पक्का ये कि ग्रामीण बंगाल में यानी बंगाल के गांवों में, विलेजेस में जो है जोतदार वो एक ताकतवर हस्ती कैसे बन गया। इंग्लिश में भी जोतदार ही वर्ड है, तो आप यही सारी बातें उसमें बताओगे। जमीन होना, पैसा होना, वहाँ पे व्यापार होना, किसानों का और आम लोगों का सपोर्ट होना, यही सारे रीजंस हैं जिनकी वजह से जोतदार ताकतवर होते चले गए। समझ गए। तो अब यहाँ पे हमारा ये टॉपिक खत्म हुआ कि जोतदार जमींदार क्या थे। अब आप देखो सिचुएशन चल रही है बहुत ख़राब, बंगाल में ही हम अभी हम जमींदारी सिस्टम ही पढ़ रहे हैं। अब क्या हो रहा है कि किसान जो है उसकी बद से बदतर हालत होती जा रही है, उसके ऊपर टैक्स का बोझ बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि जमींदार जो है उसके ऊपर भी टैक्स का बोझ बढ़ रहा है। तो जमींदारों के घर बार बिकने लगे, इतनी बुरी सिचुएशन जमींदारों की होने लगी। बेचारे जो कभी राजा हुआ करते थे आज वो भिखारी बन रहे हैं बिल्कुल। तो इस बात से क्या हुआ, अंग्रेजों को भी लगा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो चल रही है भारत में, जो ईस्ट इंडिया कंपनी राज कर रही है वो कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रही है। तो ब्रिटेन में जो है ये बातें फैलने लगी कि जो कंपनी है वो बहुत बुरा कर रही है भारतीय लोगों के साथ, करप्शन बहुत फैल रहा है। तो इसीलिए वहाँ से कमीशन बैठा कि इस ईस्ट इंडिया कंपनी की जो है हमें जांच परख करनी चाहिए कि ये ढंग से भारत में काम कर रही है नहीं कर रही है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो वहाँ के जो राजा या रानी होते थे उनके अंडर में ही काम करती थी। ठीक है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का राज था भारत पे, तो सिर्फ ट्रेड करने के लिए आई थी कंपनी, पर उन्होंने धीरे धीरे सारे एरिया को कब्जा लिया और यहाँ पर अपना राज शुरू कर दिया। तो यही था कि जो वो है अंग्रेज, वहाँ पे जो राजा बैठे हैं, वहाँ का जो मंत्री वगैरह है, पूरा जो ब्रिटेन है यानी इंग्लैंड जो है, वहाँ के राजाओं ने सोचे कि हमें कुछ ना कुछ कंट्रोल इस कंपनी पर करना चाहिए, वरना ये खुद ही सारा पैसा खा रही है, ना तो हमें कुछ टैक्स भेजती है और ये वहाँ के किसानों के साथ भी बुरा कर रही है। तो इसीलिए कई कमीशन बिठाए गए, उन्होंने रिपोर्ट तैयार की। तो जितनी भी रिपोर्ट तैयार की गई उनमें पता चला कि किसानों के साथ और जमींदारों के साथ बहुत बुरा हो रहा है और कंपनी जो है वो बहुत ज़्यादा टैक्स ले रही है इनसे। तो जितनी भी रिपोर्ट दी गई उन रिपोर्टों में से एक 5वीं रिपोर्ट है, उसी रिपोर्ट का जिक्र हमारी बुक में किया गया है। 5वीं रिपोर्ट क्या है तो आप सिंपल समझ जाओ, 5वीं रिपोर्ट उन रिपोर्टों में से 5वीं रिपोर्ट है जो कि ब्रिटिश संसद में भेजी गई थी। किस लिए? ईस्ट इंडिया कंपनी के कामों को देखने के लिए। समझ गए। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के कामों की देखरेख के लिए जो रिपोर्ट भेजी गई थी उन रिपोर्टों में से 5वीं रिपोर्ट जो थी उसका नाम भी क्या है? 5वीं रिपोर्ट। ठीक। अब इसमें कितने पेज थे और इसमें क्या था? इसमें 1002 पेज थे। याद रखोगे कितने थे? 1002 पेज थे, जिसमें से जो 800 पेज हैं उन पे केवल किसानों की अर्जियां,
या जमींदारों की अर्जियां हैं जो उन्होंने अपने ऑफिसर अंग्रेजों को भेजी होगी कि हमें टैक्स माफ़ करो, हमारी फसल अच्छी नहीं हुई, हम टैक्स कैसे भरें। ये सारी उनकी रिक्वेस्ट जो है, रिक्वेस्ट फॉर्म जो हैं, उनकी अर्जियां जो हैं, वो सारी उस फाइल में लगाई गई और वो पेश की गई वहाँ पे ब्रिटेन में संसद में, ताकि वहाँ के राजा को पता चल सके ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कैसे लूट रही है किसानों को और जमींदारों को। समझ गए? तो 5वीं रिपोर्ट एक ऐसी रिपोर्ट है जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी पर कंट्रोल करने के लिए ब्रिटिश संसद में पेश की गई थी। 1002 इसमें पेज थे, जिसमें से 800 पेजों पर केवल किसानों और जमींदारों की अर्जियां थी। डेट आप याद रखोगे, इसे कब पेश किया गया? 1813 में पेश किया गया। कब किया गया? 1813 में। तो 1813 में ब्रिटिश संसद में 5वीं रिपोर्ट पेश की गई, जिसमें कि जो है कंपनी जो है, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, उसके कार्यकलाप बताए गए थे कि वो कैसे काम कर रही है, कैसे वो टैक्स ले रही है। क्लियर? और इस रिपोर्ट का जो कंक्लूजन था वो ये था कि इसमें जो है कंपनी ने वो किसानों को लूटा है और सबसे बुरी सिचुएशन जो रही है वो किसकी रही है? किसानों की और जमींदारों की। क्लियर? तो ये था हमारा फर्स्ट टॉपिक इस चैप्टर का। लगभग आधा चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। हमने पढ़ लिया बंगाल पूरा, कि बंगाल में जमींदारी सिस्टम जो है उसकी वजह से क्या दिक्कत हुई और जो है जमींदारों की ज़मीनें क्यों नीलाम हुई। क्लियर यहाँ तक? अब हमने दूसरा क्या पढ़ा था? पहले रैयतवाड़ी सिस्टम क्या है। अब हमारा टॉपिक चैप्टर में शुरू होता है रैयतवाड़ी सिस्टम से, कि रैयतवाड़ी क्या है और रैयतवाड़ी की वजह से जो दक्कन वाला एरिया है, मुंबई महाराष्ट्र वाला और इससे नीचे वाला जो एरिया है, इस एरिया में क्या परेशानियां शुरू हुई। क्लियर? तो ये वीडियो हमारी यहीं पर ख़त्म होती है। ये हमारी सेकंड क्लास थी 10 चैप्टर की, और अगली जो हमारी थर्ड क्लास आएगी उसमें हम सारा रैयतवाड़ी की वजह से जो दिक्कत आई वो पढ़ेंगे, और जो दक्कन में एक दंगा होगा बहुत बड़ा, उस दंगे के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर यहाँ तक? तो हमारा फर्स्ट जो है वो पार्ट पूरे चैप्टर का कवर हो चुका है। अगले जो वीडियो आएगी, थर्ड वीडियो जो इस चैप्टर की रहेगी, उसमें हम सारा दक्कन के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर? तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, लाइक करें, कमेंट करें और ज़रूर इस वीडियो को शेयर करें। अगर इंग्लिश आपकी सफलता की रुकावट, एंड इफ़ यू आर नॉट गेटिंग राइट पोजीशन रिस्पेक्ट बिकॉज ऑफ इंग्लिश, सो डोंट वरी, हमारा एक चैनल है फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट नाम से, जिसका लिंक हमने ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर आप यूट्यूब पर फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट FLUENTA INSTITUTE लिख कर भी सर्च कर सकते हो। हमारा चैनल आपके सामने आ जाएगा। इस चैनल पर हम आपको स्पोकन इंग्लिश, आइल्स, PT, टोफल, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, लाइफ स्किल और मोटिवेशन से रिलेटेड वीडियोस देते हैं। और अगर आप हमारे कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हो तो ऊपर दिए गए नंबर पे हमारे काउंसलर्स को कॉल करें और कोर्सेज के बारे में अभी पता करें। लेकिन ध्यान रखना, जो ऊपर नंबर दिए गए हैं ये सिर्फ स्पोकन इंग्लिश डिपार्टमेंट में ही मिलेंगे। बाकी किसी इन्फॉर्मेशन के लिए या क्वेरी के लिए आप इन नंबर पे कॉल बिल्कुल मत करना, क्योंकि ये सिर्फ स्पोकन इंग्लिश रिलेटेड जो हमारा डिपार्टमेंट है वहीं पर आपकी बातें हो पाएंगी। और अगर आप चाहते हो सब्जेक्ट्स की PDF और कोई और इन्फॉर्मेशन, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, जो कि हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर आप सर्च करके भी हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। हम जितने भी बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं हम सभी पर अवेलेबल हैं, आप उन पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। बाकी जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं उनकी सभी की वीडियोस हमने प्लेलिस्ट में बिल्कुल सीक्वेंस में डाली हुई हैं। आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो उनकी जो वीडियोज़ हैं प्लेलिस्ट में से सीक्वेंस में ही देखें, जहाँ पर आपको पूरा का पूरा सिलेबस सीक्वेंस में मिल जाएगा। जैसे कि पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, सिविक्स है, सभी सब्जेक्ट्स हमने अलग अलग से दिए हुए हैं। तो जो हमारे चैनल है फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट, वो है स्पोकन इंग्लिश के लिए। बाकी अगर आप सभी सब्जेक्ट्स की जो वीडियोस देखना चाहते हो वो आपको इसी चैनल पर मिलेंगी, फ्लुएंटा फैमिली पर। और जो हमारे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनकी जो वीडियोस हैं वो सारी प्लेलिस्ट में से सीक्वेंस में ही देखें। हमने सारी वीडियोस को अरेंज किया हुआ है प्रॉपरली प्लेलिस्ट के अंदर, जिनका लिंक भी हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू।